हेलो एवरीवन, मैं प्रसून चतुर्वेदी महात्मा गांधी के ऑनलाइन संस्थान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संस्थान की ओर से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अध्ययन मेरे साथ करेंगे। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा और मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुवार क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रारंभ करने से पहले हमें उसके पाठ्यक्रम को समझना होगा कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है और मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है। तो मध्य प्रदेश के जो पाठ्यक्रम को समझने से पहले हम मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम को कई भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे भौगोलिक मध्य प्रदेश, आर्थिक मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक मध्य प्रदेश, इसके अलावा ऐतिहासिक मध्य प्रदेश और प्रशासनिक मध्य प्रदेश। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में किन किन बिंदुओं का हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का मैंने एक पाठ्यक्रम बनाया हुआ है जिसको हम बिंदुवार तरीके से जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, फिर भौगोलिक मध्य प्रदेश को देखेंगे। भौगोलिक मध्य प्रदेश में भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाजन, पर्वत, जलवायु, अफवाह तंत्र, मिट्टियाँ, वन अभ्यारण्य। इसके अलावा आर्थिक मध्य प्रदेश, प्रशासनिक मध्य प्रदेश, इसके अलावा हम सांस्कृतिक मध्य प्रदेश को भी देखेंगे और ऐतिहासिक मध्य प्रदेश को भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जितने भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो और चाहे साक्षात्कार हो, तीनों स्तरों पर मध्य प्रदेश आपको मदद करेगा। यानी कि मध्य प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है, मध्य प्रदेश को जो शामिल किया गया है वो आपको हर कदम पर क्या करेगा, सहायता करेगा। जैसे प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो 2014 से 2019 तक जितने भी मेंस हुए हैं उनका एक एवरेज अगर निकाल के देखें तो लगभग 20 से 25 प्रश्न जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे गए हैं। दूसरी बात, अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में लगभग हमारा 1400 का पूरा पूर्णांक रहता है। उसमें से अगर हम देखें तो 150 से 200 नंबर का, या कभी कभी कई पेपरों में 250 नंबर का भी पूछा गया है। तो अगर सभी ऑल ओवर की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि 150 से 200 नंबर का जो आपका मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आपका पूछा गया, कहाँ पर, आपका मुख्य परीक्षा में। और जहाँ पर हम साक्षात्कार की बात करते हैं तो देखते हैं साक्षात्कार में 4 से 5 प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की वर्तमान जो आपकी घटनाएं चल रही हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप जिस क्षेत्र से निवास करते हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की समस्याओं से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये साक्षात्कार में भी आपको क्या करेगा, मदद। यानी कि सीधा सीधा सा मतलब है कि अंतिम रूप में अगर आपको चयनित होना है, एक अच्छे पद पर अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट आपका होना चाहिए। तो पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, मध्य प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन पर हम इनमें देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में कि मध्य प्रदेश के गठन, किसकी बात की गई है, मध्य प्रदेश का गठन। ये आप देखोगे मध्य प्रदेश का जो गठन है ये पहले प्रश्न पत्र में आपका इंगित है। पहले प्रश्न पत्र का जो खंड आ है उस खंड आ में मध्य प्रदेश के गठन को बताया गया, इंगित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है। तो गठन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का अंग्रेजों के समय क्या कैसा अस्तित्व था, उसके बाद जब आज़ादी मिली हमको तब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, और जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ उनमें कौन कौन सी रियासतों को, कौन कौन से क्षेत्रों को, कौन कौन से भागों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उसके बाद हम देखेंगे 1956 से लेकर और 2000 तक की मध्य प्रदेश की यात्रा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ था। उस समय कितने जिले थे, कितने संभाग थे, इसको हम जानेंगे। और फिर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या परिवर्तन आया और वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। तो ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, गठन के अंतर्गत पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था फजल अली आयोग की सिफारिश पर, ठीक है ना। तो इस गठन को अब आप देखोगे यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो एक तो आपका 11 मार्कर में जो 2020 का जो सिलेबस है
उसके अनुसार 11 मार्कर में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के गठन की संपूर्ण क्रिया को समझाइए, या संपूर्ण जो प्रविधि है उसको समझाइए, या मध्य प्रदेश के गठन की पूरी प्रक्रिया का आप क्या करें, वर्णन करें। या इसके अंतर्गत से छोटे छोटे 3-3 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे फजल अली आयोग 3 नंबर में बन सकता है, या आपका ये बन सकता है कि 1972 में कितने जिले बने, या छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, ठीक है, या आपका बन सकता है बौद्ध समिति पर कितने जिले बने, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने कितने जिले और कितने संभाग हैं। तो ये प्रश्न किससे बन सकते हैं, आपके मध्य प्रदेश के गठन से बन सकते हैं। क्लियर हो रहा है। उसके बाद मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश कितने अक्षांश देशांतर के बीच आता है, कितना मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, कितने मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ से होकर निकलती है, मध्य प्रदेश से लगे होने वाले जिले कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले अन्य राज्यों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो जो आपकी सामान्य जानकारी है मध्य प्रदेश की, बेसिक फैक्ट हैं, वो हम किसके अंतर्गत जानेंगे, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत जानेंगे। क्लियर हो रहा है। तो इतना इसमें हमें पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम जाएंगे, अगला एक डिवीजन है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश का भौगोलिक जानकारी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो भौगोलिक मध्य प्रदेश। देखिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो कौन सा है, आपका भौगोलिक मध्य प्रदेश। ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रथम है, उसके खंड बा में किसको नॉमिनेटेड किया गया है, मध्य प्रदेश के भूगोल को नोटिफाई किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे भौगोलिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को हम जानेंगे। भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का भाग था, ठीक है, और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें आपकी हैं, जैसे यहाँ पर धाराबाड़ चट्टानें भी मिल जाती हैं, आर्केन चट्टानें भी मिल जाती हैं, कुड़प्पा चट्टानें भी मिल जाती हैं, गोंडवाना चट्टानें भी मिल जाती हैं, विंध्यन चट्टानें भी मिल जाती हैं। तो ये चट्टानें मध्य प्रदेश के किन किन एरिया, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इनका महत्व क्या है, कौन कौन से खनिज यहाँ पर हमको मिलते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के किसके भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, और ये मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना आपके मुख्य परीक्षा के सिलेबस में आपका नोटिफाई की गई है, या आपकी नॉमिनेटेड की गई है। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश को कितने बड़े बड़े रीजनों में बांटा गया है, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की 3 बड़े क्षेत्र हैं, जिसमें एक मध्य उच्च प्रदेश आता है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी आती है, और आपका कौन आता है, पूर्वी पठार, या जिसको हम बोलते हैं बघेलखंड का पठार कहते हैं। ठीक है, तो इसके आपके 11 नंबर में आने की पूरी संभावना है। 11 मार्कर में आ सकता है कि मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को समझाइए। ठीक है, या मैं आपको बताऊं इस भौतिक विभाजन के अंतर्गत, इस संपूर्ण भौतिक विभाजन को आप देखोगे 7 बड़े बड़े पठारों में बांटा गया, यानी कि बड़े बड़े रीजन कितने थे, 3, फिर 3 रीजनों को भी आपका टोटल मिला के पठार कितने हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 7 पठार हैं, जिनमें मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, ऊपर की ओर देखोगे आपका मध्य भारत का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, और बघेलखंड का पठार है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। जैसे विगत वर्षों में हमने देखा है कि जो रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड के पठार की भौगोलिक उच्चावच पूछी गई है। इसके अलावा मालवा के पठार की भी प्रबल संभावनाएं हैं, ये आपके 2020 के सिलेबस में इसको नोटिफाई किया गया है। तो इसमें ये आ सकता है कि मालवा के पठार का वर्णन करें, या इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि मालवा के पठार की आपकी जलवायु को समझाइए, मालवा के पठार का आर्थिक महत्व को बताइए, मालवा के पठार के सांस्कृतिक विरासत को समझाइए, मालवा के पठार की पर्यटन को समझाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ये हम देखेंगे किसके अंतर्गत, भौतिक विभाजन के अंतर्गत। तो 7 पठारों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, मध्य भारत के पठार का वर्णन पूछ सकता है, बघेलखंड के पठार को भी पूछ सकता है। तो इसको संपूर्ण विस्तृत अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। क्लियर होगा। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश के पर्वत, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश के पर्वतों का वर्णन करिए, या जो प्रीलिम्स में इससे प्रश्न आ सकता है तो क्या है, पर्वतों में हम देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत है और कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है। तो इनके पूरे बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, यहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं, कितनी वर्षा होती है, कौन कौन से खनिज मिलते हैं यहाँ पर। तो ये सब हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। ठीक, मध्य प्रदेश में आप जैसे ये देखोगे कि यहाँ से पूरा कौन सा है आपका विंध्याचल पर्वत है,
और ये कौन सा है आपका सतपुड़ा पर्वत है। इनके बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो इस विंध्याचल पर्वत के बारे में जानेंगे, ठीक, और ये कौन सा सतपुड़ा पर्वत के बारे में हम जानेंगे। क्लियर है, तो ये पर्वतों से पढ़ेंगे। अगला मध्य प्रदेश की जलवायु, कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, मध्य प्रदेश की ऋतुओं का वर्णन करें, ये प्रश्न बन सकता है। मध्य प्रदेश में तापमान की स्थिति पर एक टिप्पणी लिखें, ये एक प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति, ये बन सकता है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये हम जानेंगे किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत। क्लियर हो रहा है। उसके बाद भौगोलिक मध्य प्रदेश में ही हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र, यानी कि मध्य प्रदेश में जो नदियां हैं वो नदियों को पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, कि मध्य प्रदेश में नदियों के अंतर्गत उत्तर की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली और आपका दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की संपूर्ण नदियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जो नदियों पर आपकी नदी घाटी परियोजनाएं बनी हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत जैसे कैन बेतवा लिंक परियोजना है उसका भी अध्ययन करेंगे, और नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना है उसका भी इसके अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और संपूर्ण नदी घाटी, चाहे आपका नर्मदा नदी घाटी परियोजना हो, चंबल नदी घाटी परियोजना हो, उन सभी का यहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के अंतर्गत। और यहाँ से इसी प्रकार के सीधे सीधे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, ये तो बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। जैसे आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में आपका मिट्टियों के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों की विशेषताएं बताइए, या ये भी आ सकता है मध्य प्रदेश की मिट्टियों का एक टिप्पणी लिखिए, मध्य प्रदेश की मिट्टियों का वर्णन करें, किसी भी रूप में आ सकता है। तो हम इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सभी मिट्टियों को जानेंगे कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें किन तत्वों की कमी है, किन तत्वों की अधिकता है, कौन कौन सी फसल किस किस मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है ना, तो वो सब हम किसके अंतर्गत जानेंगे, मध्य प्रदेश की मिट्टियों के अंतर्गत जानेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, तो इसी क्रम में आप भौगोलिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश की वनस्पतियों को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के अभयारण्य को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के अभयारण्य, वो हम जानेंगे किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश के वन, अभयारण्य, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। जो वनस्पतियां हैं वो आपके भूगोल वाले भूभाग में या भूगोल वाला जो चैप्टर है उसमें नॉमिनेटेड है। जैसे मध्य प्रदेश का जो आपका मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रथम के खंड बा में आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश की जो वनस्पतियां हैं आपकी वो चिन्हित आपकी की गई हैं, तो इनको हमें देखना है। तो ये पूरा कहलाता है भौगोलिक मध्य प्रदेश। भौगोलिक मध्य प्रदेश से चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे हम बात करें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो आर्थिक मध्य प्रदेश को देखेंगे हम कि आर्थिक मध्य प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ें, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन। कृषि पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैं आपको बता दूं। कृषि के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कृषि के कौन कौन से रूप हैं, मध्य प्रदेश में रबी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, खरीफ में कौन कौन सी होती हैं, जायद फसलें कौन कौन सी होती हैं, नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश किन किन फसलों में पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश में गेहूं की स्थिति, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की स्थिति, और इन सभी कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं इनको हम जानेंगे। और कृषि को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं आपकी चला रही है वो भी हम किसके अंतर्गत जानेंगे, कृषि के अंतर्गत जानेंगे। क्लियर हो रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पशुपालन, मध्य प्रदेश में मुर्गी पालन, मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन, जो और कृषि के साथ साथ अन्य किसानों की आय के जो संसाधन है वो भी हम इसी के अंतर्गत आपके पढ़ेंगे। तो आप एक शॉर्ट फॉर्म में जान लीजिए कि कृषि एवं पशुपालन। ठीक, उसके बाद हम बात करें कि मध्य प्रदेश के खनिज, यानी कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संपदा। संपदा में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, खनिज, कि मध्य प्रदेश में किन किन खनिजों में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश खनिज के मामले में कौन से स्थान पर आता है, मध्य प्रदेश में लोहे की क्या स्थिति है, आपका कोयले की क्या स्थिति है, बॉक्साइट की क्या स्थिति है, तांबे की क्या स्थिति है। इन सभी पर 5-5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की तांबा की स्थिति का वर्णन करें, या मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उनकी खदानों के बारे में बताइए, या मध्य प्रदेश में मैग्नीज, मध्य प्रदेश में लोहा। तो संपूर्ण खनिजों को देखेंगे कौन कौन सी उनकी खदानें हैं, कितना कितना उत्पादन हो रहा है
और खनिजों से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके समस्याओं के निदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं और हम अपने व्यक्तिगत क्या आपके सुझाव दे सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के खनिज के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर है। आर्थिक मध्य प्रदेश में ही हम देखेंगे मध्य प्रदेश के उद्योग। ये भी आपका नॉमिनेटेड आपका टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के उद्योगों का वर्णन करें। देखेंगे मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, मध्य प्रदेश में वन आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, मध्य प्रदेश में खनिज आधारित कौन कौन से उद्योग हैं, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कौन कौन से उद्योग हैं और मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण कौन कौन से उद्योग हैं, नवीन कौन कौन से उद्योग हमारे यहाँ पर चल रहे हैं और औद्योगिक रूप से हम क्यों पिछड़े हुए हैं या हम औद्योगिक रूप से क्यों इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं उद्योगों की और उनको निदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या आपके प्रयास किए हैं। साथ ही साथ हम अपने भी सुझाव देंगे कि कौन कौन से नए नए सुझाव देने आपका कौन कौन से नए सुझावों के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मध्य प्रदेश के उद्योगों का। क्लियर है। अगला मध्य प्रदेश की आधारभूत संरचना, इसके अंतर्गत हम जानेंगे। आधारभूत संरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश में ऊर्जा, मध्य प्रदेश में संचार, मध्य प्रदेश में शिक्षा, इन सभी को हम देखेंगे। जैसे परिवहन में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में परिवहन की क्या स्थिति है, रेल परिवहन की क्या स्थिति है, सड़क परिवहन की क्या स्थिति है, वायु परिवहन की क्या स्थिति है और जो आपका कोविड-19 है, कोविड-19 का इन पर क्या क्या आपका प्रभाव पड़ा है, सबको हम वर्तमान में सब चीज़ों को कोविड-19 से हमको जोड़ना है। क्लियर है। उसके बाद ऊर्जा के बारे में देखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा की क्या स्थिति है, पवन ऊर्जा की क्या स्थिति है, बायोगैस बायोमास की क्या स्थिति है और ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद संचार के कौन कौन से साधन हैं, इसको भी हम इसके अंतर्गत जानेंगे और मध्य प्रदेश की शिक्षा की क्या स्थिति है। ठीक है। प्राइमरी शिक्षा, आपका मिडिल शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन शिक्षा पे मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से इनके लिए प्रयास आपका किए जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, आर्थिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत इन सभी चैप्टरों को हम जानेंगे। उसके बाद हम देखें प्रशासनिक मध्य प्रदेश, एक और स्लॉट बना लीजिए। अब प्रशासनिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विधायिका यानी विधानसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है। विधानसभा के बारे में कि मध्य प्रदेश की विधानसभा कब बनी, विधानसभा के क्या कार्य हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, इन सभी की संरचना को हम पढ़ेंगे। आगे मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं, राज्यपाल का आलोचनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का है, राज्यपाल की भूमिका बदलते परिदृश्य में, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इन सभी का अध्ययन हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के अंतर्गत करेंगे। ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है, हालांकि हमारी एकीकृत न्यायपालिका है लेकिन फिर भी राज्यों में अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो इसी तारतम्य में हम भी ये जान लेंगे कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कब बना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में उसकी क्या शक्तियाँ हैं, है कि नहीं, और अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं और आपके जो तहसील लेवल पर जो जिला आपके न्यायालय स्थापित किए जाते हैं उनकी स्थिति को भी हम जान लेंगे। तो ये हम किसको जानेंगे यहाँ पर, उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय के अधीन और जितने भी छोटे छोटे न्यायालय आते हैं उन सभी को। उसके बाद आयोग को देखेंगे हम कि आयोग मतलब ये कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से संवैधानिक आयोग हैं और कौन कौन से आपके गैर संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है ना। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को जानेंगे, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को जानेंगे, अन्य जो भी आयोग है उन सभी को जानेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में आयोगों की एक अलग से लिस्ट दी गई है। ठीक है ना। तो जिनमें जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उनको हम जान लेंगे। जैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य महिला आयोग आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग आएगा, राज्य वित्त आयोग आएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आएगा। तो इन सभी का हम क्रमवार रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना किस प्रकार की है, नीति निर्माण का कार्य कहाँ पर किया जाता है, किन किन प्रशासनिक संरचना के बिंदुओं को हमने शामिल किया है, तो वो हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन देखेंगे। पुलिस प्रशासन में कौन है, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी। तो जो क्रमवार रूप में आपका मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन है वो इसको यहाँ पर हम जानेंगे। और अंतिम रूप में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन,
स्थानीय प्रशासन में क्या पढ़ेंगे, एक तो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे और एक नगरीय निकाय। पंचायती राज व्यवस्था में कब आया, किस अधिनियम के अंतर्गत आया, ठीक है, और मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पंचायती राज अधिनियम व पंचायती राज व्यवस्था की कौन कौन सी कमियां हैं, कितनी श्रेणियों में इसको बांटा गया है, कंप्लीट रूप में इसको हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ नगरीय प्रशासन को भी इसके अंतर्गत हम जानेंगे। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश के भौगोलिक मध्य प्रदेश, आर्थिक मध्य प्रदेश और कौन सा आपका प्रशासनिक मध्य प्रदेश हुआ। क्लियर हो रहा है। अब हम इसके अंतर्गत इस पाठ्यक्रम के अलावा हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में अगर हम आगे देखें तो आगे देखोगे आप, अगला कला एवं संस्कृति वाला जो भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के लोक गायन, ठीक है ना, उसके बाद लोकगीत का अध्ययन करेंगे। देखो, सांस्कृतिक आधार पर बेसिकली मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक बुंदेलखंड होता है, एक मालवा होता है, इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र। तो इन सभी का अध्ययन हमें इन चारों के अध्ययन अंतर्गत ही करना है। जैसे लोकगीत पढ़ेंगे तो बुंदेलखंड के कौन कौन से लोकगीत हैं, मालवा के कौन कौन से लोकगीत हैं, निमाड़ के कौन कौन से हैं और बघेलखंड के कौन कौन से हैं। तो इन चारों रूपों में बांटकर ही इन सभी का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो देखते हैं, जैसे लोक गायन को पढ़ेंगे, लोकगीत को पढ़ेंगे, ये जानेंगे लोक गायन और लोकगीत में क्या अंतर होता है। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश का लोक नृत्य और लोकनाट्य, लोकनाट्य में हम देखेंगे लोकनाट्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, बुंदेलखंड के लोकनाट्य कौन कौन से हैं, बघेलखंड के कौन कौन से हैं, निमाड़ के कौन कौन से हैं, मालवा के कौन कौन से हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कब कब इनको किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद आगे हम बात करें मध्य प्रदेश की बोलियां कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, निमाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, मालवी कहाँ पर बोली जाती है, आपका ब्रज कहाँ पर बोली जाती है, बघेली कहाँ पर बोली जाती है, बुंदेलखंडी कहाँ पर बोली जाती है, किन किन जिलों में, ठीक, किन किन रीजन में। तो वो हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, मध्य प्रदेश की बोलियों के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की कला को पढ़ेंगे, शिल्प कला के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कला है, शिल्प कला कौन सी है, छिपा शिल्प कौन सी है, इसके अलावा धातु शिल्प कौन सी है, काष्ठ शिल्प कौन सी है, पत्थर शिल्प कौन सी है, कब कब बनाई जाती है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था व जनजातियों के जीवन में इनका क्या महत्व है। तो वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, आपका शिल्प या कला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की चित्रकला को हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश की चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, ये मध्य प्रदेश की चित्रकलाएं किन किन त्योहारों पर बनाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो निमाड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर एक जिरौती का चित्र बनता है, तो वो चित्र कौन बनाता है और उस चित्र कब बनाया जाता है और उसका क्या सांस्कृतिक महत्व है। तो बहुत सारे चित्र बनते हैं, कोहबर बनता है, मोर मुरेला बनते हैं, तो उन सभी चित्रों की हम विशेषताएं और इनको भी बुंदेलखंड कौन कौन सी है, निमाड़ की कौन कौन सी हैं, इन सभी का हम क्रमवार रूप में अध्ययन करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की किसके अंतर्गत आएगी, चित्रकला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। संस्कृति एवं कला के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला को जानेंगे कि मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं रही हैं, कौन किस किस राजाओं ने क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पर बनवाई हैं, कौन कौन से यहाँ पर मंदिर बने हैं, कौन कौन से यहाँ पर स्तूप बने हैं, कौन कौन से किलों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो वो सब हम किसके अंतर्गत जानेंगे, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के अंतर्गत जानेंगे। इसमें किले आ जाएंगे, मकबरे आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत स्तूप आ जाएंगे, सारी की सारी स्थापत्य कला के अंतर्गत हम शामिल कर लेंगे। उसके अलावा इसमें हम देखें कि मध्य प्रदेश के पर्व एवं त्यौहार कि मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर कौन कौन से पर्व एवं त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे संजा का एक त्यौहार मनता है तो कहाँ किसके द्वारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इसके अलावा नीरजा का त्यौहार मनता है, वो कब मनता है। धड़ल्ला का त्यौहार मनता है, वो कब मनता है कि नहीं। तो इन सभी त्योहारों को हम यहाँ पर क्रमवार करके जानेंगे, त्योहारों को देखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई प्रकार के सांस्कृतिक मेलों का आयोजन होता है, तो किन किन क्षेत्रों में किन किन सांस्कृतिक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है, सिंहस्थ का मेला कहाँ पर लगता है, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है, धमौनी उर्स का मेला कहाँ पर लगता है। तो और ये कब कब लगती हैं और इनका क्या क्या महत्व है, तो वो हम मध्य प्रदेश के मेलों के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा समारोह, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के समारोहों का आयोजन किया जाता है। तो वो समारोह कहाँ पर आयोजित होते हैं, उनमें कौन कौन से पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, तो वो हम किसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, समारोह के अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे।
आगे बात करोगे, इसी क्रम में आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आ सकता है, जनजातियां की परिभाषा क्या होती है। दूसरा, ये मध्य प्रदेश को जनजातियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, मध्य प्रदेश की जनजातियों की समस्याएं क्या हैं, आपदाग्रस्त कौन कौन सी जनजाति हैं, पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति की विशेषताओं को बताइए, मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति की विशेषताओं को बताइए, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति, कोरकू जनजाति, किसी के बारे में भी 11 मार्कर, 5 मार्कर और 3 मार्कर में आपसे पूछ सकता है। तो ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, संवैधानिक प्रावधान उनके लिए क्या क्या हैं, वैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं उनके लिए। क्लियर हो रहा है। तो ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जनजातियों के अंतर्गत। आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश के साहित्यकार से भी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से 3-3 नंबर के प्रश्न हमेशा बनते रहे हैं। कभी बाण भट्ट आपसे पूछ लेते हैं, कभी कालिदास आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राचीन काल के साहित्यकार कौन कौन से हैं ये देखेंगे। ठीक, उसके बाद मध्यकाल के साहित्यकार कौन कौन से हम ये जानेंगे, और आपका आधुनिक काल के साहित्यकार कौन कौन से हैं। साहित्यकारों में हम देखेंगे कि उनका सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी विषय वस्तु, उनकी भाषा शैली। ठीक है ना, तो और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लिए क्या प्रयास किए हैं, मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में कुछ अकादमी की स्थापना की हो, कुछ पुरस्कारों की स्थापना की हो, उसको हम देखेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के किसके अंतर्गत है, साहित्यकारों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कौन कौन से चित्रकार रहे हैं और उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से चित्रों की प्रदर्शनियां लगाई हैं, इनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, चित्रकारों के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा संगीतकारों को देखेंगे, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय पर कौन कौन से बड़े संगीतकार रहे हैं, कहाँ कहाँ का उनका घराना रहा है, गायन की कौन कौन सी शैलियाँ रही हैं। जैसे हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़े संगीतकारों में तानसेन का नाम लिया जाता है। किसका लिया जाता है, तानसेन का। तो ये कब के हैं, किन के समकालीन हैं, कौन कौन सी इनकी गायन शैलियाँ हैं। ठीक है, तो वो हम सभी संगीतकारों के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला, रंगकर्मी की मध्य प्रदेश में कौन कौन से रंगकर्मी हैं, इसको भी हम जानेंगे। आगे हम देखें कि मध्य प्रदेश का पर्यटन, ये बहुत महत्वपूर्ण है पर्यटन में। ठीक है ना, ये पहले प्रश्न पत्र में आपका नॉमिनेटेड किया गया है। कौन सा, मध्य प्रदेश का पर्यटन। पर्यटन को हम कई रूपों में क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक मतलब जो आपके राजा महाराजाओं ने ऐतिहासिक रूप में, जो प्राचीन काल में जिन आपका प्राचीन मध्य काल में जिन धरोहर स्थलों का निर्माण हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश के मकबरे, मध्य प्रदेश की गुफाएं, तो ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। मतलब पर्यटन के अंतर्गत भी सबसे पहला कौन सा, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। ये भी आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को समझाइए, मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थलों को समझाइए, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक पर्यटक स्थलों को समझाइए, मध्य प्रदेश के जलीय पर्यटक स्थल को समझाइए, मध्य प्रदेश के शैक्षणिक पर्यटक स्थलों को समझाइए, और मध्य प्रदेश के जनजातीय पर्यटक स्थलों को समझाइए। अलग तोड़ के भी आ सकता है और 11 मार्कर में पूरा भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन को समझाते हुए उसकी संभावनाएं, चुनौतियों का क्या करें, वर्णन करें। तो इसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल, जो विभिन्न आपके हिंदू धार्मिक स्थल हैं, जैन धार्मिक स्थल हैं, बौद्ध धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थलों को भी 3 भागों में तोड़ के हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यटक स्थल के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के अंतर्गत। जलीय पर्यटन स्थलों के अंतर्गत जितने भी जलप्रपात हैं, जितने भी बांध हैं, जितनी भी नदियां हैं, वो किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जलीय पर्यटक स्थलों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। और अगर कोई द्वीप हो, कोई टापू हो जो नदियों से घिरा हो, उसको भी हम किसके अंतर्गत, जलीय पर्यटक स्थल के अंतर्गत शामिल करती हैं। जैसे आप देखोगे मध्य प्रदेश में एक हनुमंतिया टापू है, तो हनुमंतिया टापू एक जलीय पर्यटक स्थल के अंतर्गत हम उसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक पर्यटक स्थल की बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं या बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, उनको हम किस में कर सकते हैं, शैक्षणिक पर्यटक स्थल में शामिल कर सकते हैं। और जनजातीय पर्यटक स्थल की जहां पर जनजातियां पहाड़ों पर्वतों पर निवास करती हैं, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे आपने सुना होगा पातालकोट, एक विशेष क्षेत्र है, कौन सा,
पातालकोट, और पातालकोट आपको मालूम है भारिया जनजाति का निवास स्थान है, तो एक मनोरम प्राकृतिक पर्यटक स्थल भी है, तो उसको हम बोल सकते हैं जनजातीय पर्यटक स्थल बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो पर्यटन का हम ब्रॉड रूप में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं वर्तमान में हमें देखने को मिलती हैं, क्यों मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर के सामने नहीं आ पा रहा है, और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं कि हमारा पर्यटन को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके, क्योंकि पर्यटन जो होता है वो राज्य की आय का एक अतिरिक्त क्या होता है, स्रोत होता है। कई राज्यों ने पर्यटन को क्या है, उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। तो हमको देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं इसके अंतर्गत आ रही हैं, तो उसको हम यहाँ पर जानेंगे, और हम क्या बेहतर सुझाव दे सकते हैं कि हमारा पर्यटन और क्या है, बढ़ता चला जाए और समृद्ध होता चला जाए। इसके लिए हम क्या क्या सुझाव आपके दे सकते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। आगे हम अंतिम जो बचता है, अच्छा, पर्यटन के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश के वैश्विक धरोहर स्थलों को भी जान लेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वैश्विक धरोहर स्थल हैं। बेसिकली 3 जो स्थल है वो मध्य प्रदेश के वैश्विक धरोहर स्थल माने जाते हैं, जिनमें खजुराहो के मंदिर हैं, उनको भी हम जान लेंगे। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसको भी इसके अंतर्गत हम जान लेंगे, और सांची का स्तूप है। ये क्या है, मध्य प्रदेश के वैश्विक धरोहर स्थल हैं। क्लियर है? अंतिम जो बचता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का इतिहास, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, ये एक आपका एक चैप्टर बना सकते हैं। तो ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, केवल जो मध्य प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। हम देखेंगे कि पाषाण काल में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी, ठीक है ना आपका। उसके बाद आगे देखेंगे पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में मध्य प्रदेश में क्या क्या स्थिति बनी, ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में मध्य प्रदेश में कुछ था या नहीं था। उसके बाद आगे वैदिक काल में, मौर्य काल में। तो कुल मिलाकर हमको मध्य प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में पढ़ना है, एक तो प्राचीन काल, एक मध्यकाल, और कौन सा आपका आधुनिक काल। और इनमें भी केवल और केवल मध्य प्रदेश किन किन कहाँ कहाँ पर अस्तित्व में आता है, उन्हीं घटनाओं को हमें इन पर पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजवंश आपके रहे हैं उनको हमें अब पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में अगर विदेशी लोग आए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से रहे उनको जानना होगा, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो वो हमको इसके अंतर्गत प्राचीन काल, मध्यकाल और कौन सा आधुनिक काल, इनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की रियायतें, जो रियासतें हैं, इनको अलग से नॉमिनेटेड कर दिया गया है, तो रियासतों को भी देखेंगे। जैसे गोंडवाना रियासत में क्या था, सिंधिया रियासत में क्या था, उसके बाद होलकर रियासत में, बघेली रियासत में। तो जितनी भी रियासतें थी, रियासतें क्या होती हैं, ऐसे भूभाग जो राजाओं के अधीन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रियासतें कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से राजवन रहे, यानी कि इनके रियासतों की स्थापना से लेकर और आज़ादी तक कौन कौन सी घटनाएं हुई वो हमको पढ़ना है। कौन कौन से राजवंश आए, अगर कोई राजवंश आया तो उसने कौन कौन से कार्य किए, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसको भी हम रियासतों के अंतर्गत जानेंगे। और अलग से कुछ ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, उनको भी पढ़ेंगे। ऐतिहासिक व्यक्तित्व के अंतर्गत जैसे राजा भोज को हम जानेंगे, ठीक है ना, रानी अवंतीबाई को हम जानेंगे, रानी दुर्गावती को हम जानेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कुंवर चैन सिंह को हम जानेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को हम जानेंगे, ठीक है ना, भीमा नायक को हम जानेंगे, टांड्या भील को हम जानेंगे। तो जो मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने इतिहास में मध्य प्रदेश के लिए कोई ना कोई कार्य किया है, तो वो भी हम मुख्य परीक्षा और आपकी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किसके अंतर्गत, व्यक्तित्व के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि मध्य प्रदेश का एक ब्रॉड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको हमें करना होगा, ठीक है ना। इनको बारी बारी से इनके लिखने का क्या क्रम होगा, अगर एक फसल आती है तो उसको हम कैसे 5 मार्कर में लिखें, साथ ही साथ 11 मार्कर में आता है तो उसमें कौन कौन सा कंटेंट डालें। तो हमें 3-4 रूपों में मध्य प्रदेश को कवर करना होगा। एक तो ये कि कॉन्सेप्चुअल रूप से उसको जानना होगा, दूसरा तथ्यात्मक रूप में भी जानना है, पूरी मध्य प्रदेश पर आपको समझ बनाते हुए आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ आपको ये भी फॉर्मेटिंग भी करनी है कि 5 मार्कर में हमको कैसे सटीक 50 वर्डों में लिखना है, 11 मार्कर का आता है तो कैसे उसको सटीक लिखना है, 3 मार्कर का आता है तो उसको हमें कैसे लिखना है।
ये हम जब मध्य प्रदेश की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाते समय साथ साथ ये बताता जाऊंगा कि किस किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे हम उनको लिख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्या है, आपका पाठ्यक्रम है। इन्हीं पाठ्यक्रमों के साथ साथ हमको यात्रा मध्य प्रदेश की करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, ये तो पढ़ने का क्रम रहा, जैसे हम पढ़ेंगे पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश को। अगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखोगे तो मुख्य परीक्षा में कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश दिखाई पड़ता है उसको भी आप जान लें, जिससे आप सिलेबस अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या आपको छोड़ना है। जैसे अगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बात करोगे, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आप देखोगे तो मुख्य परीक्षा में प्रश्न पत्र प्रथम, ठीक, इसके दो खंड हैं, खंड आ और खंड बा। ठीक है ना। खंड आ में अगर हम यहां पर केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक, खंड अगर आ में देखोगे तो इकाई 3, 4 और 5, ठीक है। आप सिलेबस में देख सकते हैं कि इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 पहले प्रश्न पत्र के खंड किसमें, आ में मध्य प्रदेश को नॉमिनेट किया गया है। जैसे इकाई 3 में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के गठन को वर्णित किया गया है। ठीक है, इकाई 4 में देखोगे आप तो मध्य प्रदेश की संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत, जिसमें कला, पर्व, त्यौहार, कला, इन सभी को क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है ना। और आप देखोगे कि अगर इकाई 5 को देखोगे तो मध्य प्रदेश की रियासतों का क्या किया गया, वर्णन किया गया, और इसी में ही मध्य प्रदेश का पर्यटन और मध्य प्रदेश का क्या वैश्विक धरोहर स्थलों को भी शामिल किया गया है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इकाई 3, 4 और किसमें, 5 में। तो यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। प्रश्न 3 प्रकार के आएंगे, एक 3 मार्कर, एक कौन आपका 5 मार्कर और एक 11 मार्कर। तो इन्हीं में से कंप्लीट रूप में आएंगे। उसके बाद अगर आप किसमें जाओगे, प्रश्न पत्र के खंड बा में, तो आप देखोगे कि वहां पर जो इकाई है, इकाई 3, इकाई 3, इस इकाई 3 में आपको मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश की पूरी मृदा, ठीक है ना, उनका वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश की आपका प्राकृतिक संपदा, जिनमें खनिज, मध्य प्रदेश के उद्योग, इनका वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश की वनस्पतियां, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश की जनजातियां, इनका भी यहाँ पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इकाई 3 को भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप प्रश्न पत्र द्वितीय, यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र, अगर द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड आ देखोगे और खंड बा, ठीक है ना। खंड आ में तो आपको मालूम है संविधान की बात की गई है, तो मध्य प्रदेश इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, मध्य प्रदेश की विधायिका और मध्य प्रदेश की क्या जो आपकी न्यायपालिका है वो संपूर्ण इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय निकाय, मध्य प्रदेश के जो आयोग हैं, उन सभी को आप द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड आ में पढ़ेंगे, संविधान के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है। और खंड बा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के कृषि के तरीके, मध्य प्रदेश में बीज, मध्य प्रदेश में पशुपालन, मध्य प्रदेश में आपका मत्स्य पालन, मध्य प्रदेश में आप जो केंचुआ पालन, मध्य प्रदेश में, इन सभी का वर्णन कहाँ पर किया गया है, खंड बा में आपका किया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की आधारभूत संरचना, इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश के सेवा क्षेत्र, इन सभी का वर्णन भी खंड बा में किया गया है। खंड बा की जो इकाई है, खंड बा की अगर इकाई की बात करोगे आप तो खंड बा की इकाई 2, इकाई 2 में मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलता है। तो आप कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात आप ये जानोगे कि मध्य प्रदेश में जो आपका इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 और खंड बा में इकाई किसमें, 3 में, और इधर द्वितीय प्रश्न पत्र में खंड आ में मध्य प्रदेश की पूरा संविधान के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। और खंड बा है, खंड बा में इकाई 2 है, वहां पर भी मध्य प्रदेश को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो जब हम मध्य प्रदेश का इतना पूरा ब्रॉड सिलेबस पढ़ लेंगे
तो ये सभी भाग उसके अंतर्गत स्वतः ही क्या होते जाएंगे, सम्मिलित कर लिए जाएंगे। यानी कि ये तो बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन जो हमने इससे पहले जो सिलेबस डिस्कस किया है वो बहुत ब्रॉड सिलेबस डिस्कस किया है। जब हम उसको कंप्लीट रूप में पढ़ लेंगे तो ये सभी जो चैप्टर हैं, ये सभी जो इकाइयां हैं, उसी के अंतर्गत क्या हो जाएंगी, आपकी सम्मिलित हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है? तो जब मुख्य परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा में हम उन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो मध्य प्रदेश के सिलेबस में क्या किए गए हैं, मुख्य परीक्षा में उनको शामिल किया गया है। ठीक है ना? तो ये मध्य प्रदेश का आपका सिलेबस रहा। आशा करता हूँ कि आपको विधिवत रूप में ये क्या होगा, समझ में आया होगा। आगे हम लेक्चरों में मध्य प्रदेश को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।